चलिए, आप लोगों का इस एसटीसी परिवार में आप ही का परिवार है और इसमें आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक नए टॉपिक के रूप में लोक प्रशासन को पढ़ना शुरू किए हैं, जिसकी लगभग 6 क्लासेस संपन्न हो चुकी है। 6 क्लासेस का मतलब 6 वीडियो क्लासेस 30-30 मिनट के, ठीक है। और उसी के मद्देनजर जैसा कि हमारा लास्ट जो क्लासेस चल रहा था, विकसित एवं विकासशील देशों में आखिर लोक प्रशासन की क्या भूमिका दिखाई देती है। क्लियर है? लोक प्रशासन की विकसित और विकासशील देशों में भूमिका, जहां पर हमने विकासशील देशों के लिए लोक प्रशासन की भूमिका का अध्ययन कर लिया था, ठीक है। कल की क्लास में उसको संपूर्ण किया था, लेकिन मैंने आपको कल ही कमिटमेंट किया था कि कुछ बातें हैं जो लोक प्रशासन के संदर्भ में विकसित और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों के लिए, कि हमें कुछ बातों की ओर चर्चा करना रह गई थी। तो उन बातों की चर्चा पहले करेंगे, उसके बाद हम जो विकसित देश में लोक प्रशासन की आखिर क्या भूमिका रही होगी या कैसी भूमिका है, तो उस भूमिका को भी हम देखेंगे। क्लियर है? तो अभी हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय श्रेणी की जो देश का बंटवारा हुआ है, या देश को वर्गीकृत किया गया, बंटवारा नहीं कहेंगे, इसको वर्गीकृत करने का आधार क्या बनाया है, ठीक है। तो एक लोक प्रशासक रहे हैं अमेरिका के इरविंग होरोविच। ये इरविंग होरोविच, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम क्या था, अगर हिंदी में देखा जाए उसका मीनिंग, तो विकास की तीन दुनिया। विकास की तीन दुनिया, ध्यान रखना, आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं और या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तीन दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के, तीसरी दुनिया, वो कुछ अलग बतलाता है, लोक प्रशासन में कुछ अलग बतलाते हैं। तो लोक प्रशासन में तीन दुनिया की एक विकास की पुस्तक है, जिसका नाम क्या है आपका, विकास की तीन दुनिया नामक पुस्तक। किसकी पुस्तक है? इरविंग होरोविच का। इन्होंने क्या बतलाया कि विकास के संदर्भ में आखिर कि देशों में विकास किस रूप में दिखाई देता है, उसी विकास के संदर्भ में उसने पूरे विश्व को तीन भागों में वर्गीकृत किया। जहां कहा उन्होंने प्रथम श्रेणी के अंतर्गत, प्रथम श्रेणी का अंतर्गत उनका कहना था कि ऐसे देश जहां पर औद्योगिकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब यहां पर मानव का विकास भी पूरा हो गया। मानव कैसा है? विकसित। यहाँ पे मानव विकसित वो वाला मानव और समझिएगा, जैसे कि आधे मानव से मानव आ गए, हम विकसित हो गए, वो वाले मानव की बात नहीं की जा रही है। मतलब शिक्षा है मानव के पास, स्वास्थ्य सुविधा है मानव के पास, पेयजल सुविधा है, यानी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो सभी यहाँ के लोगों के पास है। अर्थात उन्होंने कहा कि प्रथम श्रेणी में उस देशों को रखा जा सकता है जहां पर औद्योगिकरण चरम स्तर पर है, या चरम स्तर पर कहें, या मानव का जहां पर पूरी तरह से विकास हो चुका है। तो ऐसी श्रेणी में कौन कौन से देश को रखेंगे? जैसे कि आप जानते हैं, एक यूएसए हो जाएगा आपका, अमेरिका, और पश्चिमी यूरोप के देश। कौन से? पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश। पश्चिमी यूरोप के कौन कौन से देश है? गूगल क्या एटलस पर जाइएगा, और पश्चिमी यूरोप में जैसे कि आप देखेंगे पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे देश पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पश्चिमी यूरोप के देश जो भी है, उस सभी देशों को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। वहीं द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए, यहाँ पे भी औद्योगिकरण तो हो चुका है, लेकिन अभी भी औद्योगिकरण जारी है। क्या कहा मैंने? औद्योगिकरण पूर्ण हो चुका है, यहाँ भी विकसित मानव है, विकसित मानव, विकसित मानव है यहाँ पर। वैसे प्रथम श्रेणी में वो देश थे जिन्होंने दूसरों पर राज किया है। प्रथम श्रेणी में वो राज्य शामिल है, राज्य का मतलब वो देश शामिल है जिन्होंने दूसरों पर राज किया है, जबकि इन पर दूसरों ने राज किया है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिकरण पूर्ण हो गया है। जैसे कि आप देखेंगे यूएसएसआर, यूएसएसआर, सोवियत संघ बोला जाता है इसको, सोवियत संघ। और सोवियत संघ से जो भी टूटकर अलग हुए देश, या फिर हम कह सकते हैं गुटी राज्य, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका सब्जेक्ट हट ही गया, गुटी राज्य। गुटी राज्य मतलब गुट बनाकर रहे थे, वैसे राज्य गुटी राज्य इसमें आते हैं। यूएसएसआर आ जाएगा, गुटी राज्य आ जाएगा। गुटी राज्य किससे मतलब कि मित्र राष्ट्र के विरोध में जिन्होंने गुट बनाया था, जैसे कि आपका जापान है। जापान भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय श्रेणी के देश के अंतर्गत, क्योंकि ये दूरी राष्ट्र के अंतर्गत था। दूरी राष्ट्र बोले या आप गुटी राष्ट्र बोले, जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, दोनों में अगर मित्र राष्ट्र के विरोध में जो गुट बनाया था, उसी को गुटी राज्य कहा जाता है। इसी गुटी राज्य में जापान प्रमुख था, यूरोप आ गया आपका, इटली आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, ये सभी देश किसमें आ जाएंगे? आपके द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, जहां पर औद्योगिकरण तो चल रहा है और पूर्ण भी हो गया है। ठीक है, एक सेकंड, इसने ज्वाइन किया है। फिर तृतीय श्रेणी की बात करते हैं। तृतीय श्रेणी में किन देशों को रखा जाता है? अभी चरम स्तर को प्राप्त नहीं किया गया है, ना ही औद्योगिकरण पूरा हुआ है, अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौर में है।
क्लियर है? मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री का विकास होना अभी बाकी है। अभी काफी सारी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती है कि औद्योगिकरण अभी बाकी है। इसका मतलब अभी विकास की संभावनाएं पर्याप्त दिखाई देती कहाँ पर? तृतीय श्रेणी के देशों में। जबकि इन दोनों देशों में क्या हो, दोनों श्रेणी के देशों में क्या हो चुका है? औद्योगिकरण पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब विकास की संभावना इन दोनों की अपेक्षा यहाँ पर ज्यादा दिखाई देती है। इसलिए तो पुस्तक का नाम क्या है? विकास की तीन दुनिया, जहाँ पर विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसका मतलब लोक प्रशासन सबसे ज्यादा कारगर कहाँ पे रहेगा? मतलब लोक प्रशासन को कहाँ काम करना चाहिए? लेट हो जाते हैं। तो तीसरी दुनिया के देश में हमने देखा कि विकास की यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। और यहाँ पर कौन कौन से देश जाएंगे? जितने भी विकासशील देश हैं सभी यहाँ पर आ जाएंगे आपके विकासशील देश। और विकासशील देश आप जानते होंगे कौन कौन से हैं, तो उन देशों के नाम यहाँ पे नोट कर सकते हैं हम लोग। तो ये था आपका, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जहां पर आपका छुटा हुआ है तो इसको बना लीजिए थोड़ा सा, और बना लिया तो मुझे बता दीजिए। और आप लेट हो चुके, फिर वीडियो जैसे अपलोड होगा वहाँ पे देखिएगा जो भी छुटा हुआ है। अभी यहाँ पे ये मत बोलिएगा सर एक बार फिर से समझा दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपने समझा ही नहीं है एक बार भी। तो वीडियो यूट्यूब पर डालेगा, तो जहां तक आपने अभी ज्वाइन किया है 5 मिनट का आप यूट्यूब पर देखिए। ये वाला समझाना पड़ेगा। इसके बाद सीधा भूमिका में लिखना है क्या? आपको हाँ जी कुछ पूछ रहा है। चलिए हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि आखिर विकसित देश में विकसित देश में लोक प्रशासन की क्या भूमिका में दिखाई देती है। तो विकसित विकसित देश बोलिए या फिर समाज। विकसित समाज में लोक प्रशासन सॉरी विकसित देश या समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, लेकिन अभी भूमिका नहीं लिखेंगे। कितना लिखा हमने? सिर्फ विकसित देश या समाज में लोक प्रशासन। क्लियर है? अब विकसित देश, अब मैं आपसे एक प्रश्न जरूर करूंगा, अगर जो लगातार क्लास ले रहा है पहली क्लास से, क्लियर है, फर्स्ट क्लास से जो लगातार बने हुए उनको ये पता होगा कि विकसित देश किसे कहा जाता है। चलिए आप में से कोई बताना चाहेंगे मुझे? जल्दी से बोलिएगा लेकिन, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम इंतजार करें। जिनको भी ये पता है कि विकसित देश किसे कहा जाता है, मैंने कहा अनुसार आपको पता है वो मैं नहीं जानना चाह रहा हूँ, ठीक है? मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ जिनको मैंने बताया था, क्योंकि एक्चुअल आपको डेफिनेशन देना है तो मैंने जो बताया वही ऑथेंटिक परिभाषा मानी जाती है। बाकी आप कुछ भी कहें कि जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, जहाँ पर मानव का विकास संपूर्ण हो जाएगा, औद्योगिकरण पूर्ण हो जाएगा, सब विकास से देश विशेषता बतलाएंगे। अगर ये बताना चाह रहे तो मत बताइएगा, ठीक है? आपको परिभाषा देना है विकसित देश किसे। सर वो देश जो अपनी आवश्यकताओं को अपने संसाधनों की पूर्ति स्वयं ही कर सके, किसी और पर निर्भर ना हो, किसी भी वस्तु है। ठीक है, आपने गलत नहीं बताया। मैंने क्या कहा? आप लोग जो भी कोशिश करेंगे सब सही बताएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एक दिन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संदर्भित करते हुए मैंने विकसित और विकासशील तथा अल्प विकसित देश को परिभाषित करने का एक तरीका बताया, उस आधार पर बताना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ हर्ष, आप सुन रहे हैं मुझे? क्या हर्ष ऑनलाइन में क्लास में है या नहीं है? चलिए हम बता देते हैं, अगर नहीं है तो अब आप लास्ट बार बता गए, समझ जाइएगा, ठीक है? विकसित, विकासशील तथा अल्प विकसित दोनों की अगर परिभाषा आती है तो आपको ऐसे देना पड़ेगी, तब जाकर उसकी एक्चुअल परिभाषा बनती है। विकसित देश जैसे कि आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर किससे संबंधित आपका? अगर एक बड़े शब्द की बात करें तो कृषि लिख सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर अगर एक ही शब्द की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? उद्योग लिख सकते हैं। और टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सेवा क्षेत्र लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अब हमें सबसे पहले बताना है कि विकसित राष्ट्र किसे कहा जाएगा। क्लियर? विकसित किसे जाया जाएगा? जहां पर इंडस्ट्री का क्षेत्र जीडीपी में, मतलब जीडीपी
का जो वृद्धि होती है, जीडीपी में जो वृद्धि दिखाई दे रही है उसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी यदि उद्योग की है, या फिर दिन ब दिन प्रति वर्ष वर्ष दर वर्ष उद्योग क्षेत्र में इजाफा होता जा रहा है, मतलब जीडीपी में उद्योग क्षेत्र का योगदान यदि बढ़ता जा रहा है, कुछ मात्रा में सेवा क्षेत्र का भी बढ़ रहा हो। 3 एरो बताया, इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका उद्योग का, 2 एरो इसका मतलब उससे कम सेवा क्षेत्र का, लेकिन कृषि क्षेत्र क्या हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है। तो उस राष्ट्र को कहा जाएगा विकसित राष्ट्र। जिस राष्ट्र की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान उद्योग का है, उससे कम सेवा क्षेत्र का, और कृषि का दिन ब दिन उसमें हतोत्साहित होता जा रही है कृषि वाला क्षेत्र जीडीपी में, तो उस राष्ट्र को कहा जाएगा विकसित राष्ट्र। क्लियर हुआ? अब देखते हैं विकासशील। विकासशील राष्ट्र किसे कहा जाएगा? विकासशील राष्ट्र, अब आप लोग बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मतलब आप लोग समझ जाएंगे। क्या समझे? बस एक चेंज हुआ, मैंने एक एरो यहाँ पर कम करके एक एरो यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ का एक एरो कम था उसमें बढ़ा दिया, यहाँ पे एक एरो को कम कर दिया। इसका मतलब ऐसा राष्ट्र जहाँ की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका हो, सेवा क्षेत्र का, उससे कम उद्योग क्षेत्र का, और कृषि लगातार क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है, उस राष्ट्र को बोला जाता है विकासशील। भारत को रख के देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का। इंडस्ट्री तो अभी चल रही है, और कृषि क्षेत्र क्या होता जा रहा है, 13% 14% जीडीपी में हिस्सेदारी, और कृषि में आश्रित लोगों की संख्या कितनी है, लगभग 58% लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ पे कम है, क्योंकि प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है विकासशील देश में। बाकी हम प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, इकोनॉमी में जरूर पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प विकसित। अल्प विकसित किसे कहा जाएगा? कृषि क्षेत्र का योगदान क्या होगा, तेज गति से बढ़ेगा, लेकिन ये दोनों भाई सब क्या होंगे, दोनों का कोई भी योगदान। ऐसे राष्ट्र जहां की जीडीपी में केवल कृषि का योगदान दिखाई देता है, उस राष्ट्र को कहा जाएगा अल्प विकसित राष्ट्र। अब दोबारा ये तीनों शब्द नहीं बताऊंगा, आप लोग शायद कितने लोग हैं तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो चलिए आप 16 लोग जुड़े हैं, हमने देख लिया कौन कौन आप जुड़े हैं। जब भी मैं आपसे परिभाषा पूछूंगा, तीनों में से किसी की तुरंत जवाब आना चाहिए, और जिसका नाम मैं बोलूंगा उनका नाम तुरंत आना चाहिए, नहीं तो यहीं से ब्लॉक हो जाएंगे सीधा। ठीक है, और यदि अभी समझ में नहीं आया तो अभी एक बार और पूछ सकते हैं आप लोग। सभी को क्लियर हो गया कि विकसित, विकासशील, अल्प विकसित की डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछे तो आप किस रूप में देंगे? हाँ जितेंद्र, आपको समझ में आ रहा है? सबसे कमाल की बात ये है कि आप लोग बोलते नहीं हैं। आ रहा है सर समझ में। हाँ जितेंद्र का शायद वॉइस नहीं आ रहा कि जितेंद्र आपको मैसेज आ रहा है सर, आ रहा है जी सर। सर आप आर्मी में नहीं है? सर आ रहा है सर। हाँ चंचल बोलिए आप। सर फिर इंडिया में तो हम कृषि भी, मतलब कृषि भी है, उद्योग भी है और सेवा भी है, तो वो किस में आएगा? मेरी बात सुनिए आपने, मैंने क्या कहा था? अब इंडिया को रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, विकासशील हम लोग। मैंने ये नहीं कहा आपको कि कृषि क्षेत्र का योगदान नहीं है, मैंने ये कहा आपको कि कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में नहीं है। मैंने ये कहा कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का, उससे कम योगदान उद्योग क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान किसका, कृषि क्षेत्र का। और आप हर बार देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का योगदान हमेशा जीडीपी में क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। या फिर जितना जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है उतना प्रोडक्टिविटी भारत के विकासशील देशों में दिखाई नहीं देती है, जैसे कि हमारा भारत। वो कहा मैंने ये नहीं कहा एरो का निशान नीचे, इसका मतलब पूरी तरह से इसको नेग्लेक्ट नहीं किया है। कृषि का योगदान है जीडीपी में 13 से 14% में बोल रहा हूँ अभी, और पहले भी यही बोला मैंने। लेकिन सेवा क्षेत्र का योगदान काफी लगभग 50 अबव, उद्योग क्षेत्र का भी अच्छा खासा, लेकिन उद्योग का भी इतना नहीं है। लेकिन उद्योग हमेशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियां बढ़ती जा रही है भारत में, लेकिन कृषि क्षेत्र का हतोत्साहित हो रहा है। अब कृषि के क्षेत्र में उद्योग लगेंगे तो कृषि क्षेत्र क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। हाँ जी सर, अब क्लियर है। ठीक है जी सर। अभी किसी का माइक ऑन है? जी जितेंद्र, थोड़ा सा माइक अगर कुछ पूछना तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो माइक थोड़ा सा ऑफ कर दीजिएगा ना। सर मैं ये पूछ रहा था कि
ये डेफिनेशन ओनली लोक प्रशासन में लिखनी है या इकोनॉमिक में भी डेफिनेशन चलेगी? ये इकोनॉमिक में भी चलेगा डेफिनेशन आपका, लोक प्रशासन में भी चलेगा डेफिनेशन, लेकिन आपसे ये डेफिनेशन इकोनॉमी वाले पेपर में पूछा जाएगा। और पेपर बताइए आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं अपन? पेपर नंबर 3 और आपका इकोनॉमी कौन से पेपर में? पेपर नंबर 2 का सेकंड पोर्शन। यस सर। अगर आपसे विकसित विकासशील देश डेफिनेशन पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं बकायदा, यही वाली डेफिनेशन सभी जगह यूज की जा सकती है। और लोक प्रशासन वाले चैप्टर में आपसे ये वाली डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, मैंने बस इसलिए चर्चा की है क्योंकि हाँ, क्योंकि उसमें तो हमने वही सॉरी, क्योंकि उसमें तो हम लोगों ने डॉलर के हिसाब से 12,535 सेंट ऊपर डॉलर विकास विकसित, और इसीलिए मैं कंफ्यूज था। ठीक है सर। नहीं, डेफिनेशन आपको ऐसे ही लिखना है, ये ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाती है। मैंने इसका ये यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब कहीं पे भी पूछी जाए आपको इसी रूप में देना है। बाकी आपसे फिर विशेषता पूछे तो विशेषता अलग अलग प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हेडिंग बना रखी हमने कि विकसित समाज या विकसित देश में लोक प्रशासन की भूमिका। ये आपका सीधा सा 11 नंबर या 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सा क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका चार्ट बनाएंगे हम। हमारे सिलेबस में सिर्फ भूमिका दिया है। क्या दिया है? सिर्फ भूमिका। जब आप सिलेबस देखेंगे कि विकसित समाज में लोक प्रशासन की भूमिका, लेकिन उसके पहले जैसे कि हमने विकासशील देश के लिए किया है, 3 बातें और देखेंगे यहाँ पर। 3 बातें कैसी? विकसित देश की विशेषता क्या है? मैंने क्या कहा? सिर्फ विकसित देश की विशेषता। विकसित देश में समस्या क्या है? विकसित देश में समस्या क्या विद्यमान है? लेकिन यहां पर देखेंगे लोक प्रशासन की विकसित देश में या लोक प्रशासन का विकसित देश में या लोक प्रशासन का गुण लिखिएगा, गुण। और कहां पर देख रहे हैं हम? विकसित देश में, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं विकसित देश। ठीक है, देखो आप ये सोचेंगे ना कि विकसित, यहाँ पे विशेषता और गुण ये तो दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल एक ही चीज है, गुण हो चाहे विशेषता, दोनों एक ही बात होती है। लेकिन मैंने कहा कि विकसित देश की विशेषता, कितना कहा मैंने? सिर्फ विकसित देश की विशेषता। और फिर क्या कहा मैंने? विकसित देश के समाज में लोक प्रशासन की विशेषता। अब लोक प्रशासन को मर्ज करते हुए अपने को विशेषता बतानी है। दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर विकसित देश में कैसे विशेषता दिखाई देती है, जो कि आप व्यवहारिक रूप में दिखाई भी देता है कि ऐसा विकसित देश में ऐसा गुण मौजूद है। जैसे कि विकसित देश में, अब मैं पॉइंट करके एक पॉइंट करके लिखूंगा, इन बातों को आप बना लीजिएगा अपने नोट्स में कि 3-4 बिंदु को हम कोट करेंगे। विशेषता, समस्या क्या है, और लोक प्रशासन के गुण क्या है, मतलब विकसित देशों में। और साथ में लास्ट में हम देखेंगे भूमिका, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इसका मतलब इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, यहीं से तो हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपने ये बना लिया होगा। अब सीधा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, ऊपर से हम एक एक बिंदु को लिखते हुए चलेंगे। अब पहले बिंदु के अंतर्गत हम कहेंगे कि विकसित देश में जो पब्लिक है, विकसित देश की पब्लिक क्या कर रही है? परंपरागत जीवन शैली से बदलकर किस जीवन शैली में आ रही है? आधुनिक जीवन शैली में। क्या लगता है आपको ये नहीं लिखता है? तो हम कहेंगे सीधा कि परंपरागत जीवन शैली से किसमें चेंज हो रही है? आधुनिक जीवन शैली। समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर थोड़ा दूर भी जाना है तो 4 व्हीलर उठाएंगे, और हम लोग तो पैदल ही चले जाते हैं। हम लोग मतलब आप लोग भी आ रहे हो उसमें। ठीक है, तो परंपरागत जीवन शैली से आधुनिक जीवन शैली अपनाई जा रही है। कहाँ पर? विकसित समाज में या विकसित देश में। साथ में यहाँ पे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कृषि क्या हो रही है? कृषि हतोत्साहित। कृषि हतोत्साहित हो रही, तो फिर उत्साहित कौन हो रहा है? औद्योगिकीकरण। उद्योग से सर्वाधिक बढ़ रहा है, कृषि 3% घटती जा रही है। बोलिए संध्या। संध्या हो गई, लेकिन आपकी संध्या नहीं। चलिए एक बार बोल के चुप हो जाती है। कृषि हतोत्साहित हो रही है, कृषि का जीडीपी में योगदान कम होता जा रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है। ये तो विकसित हो चुका है, वैसा औद्योगिकरण पूर्ण हो चुका है। तो हम कहेंगे औद्योगिकरण की ओर बढ़ चुका है पूरी तरह से।
तो यहाँ पे एक विशेषता के तौर पर हम लिख सकते हैं कृषि हतोत्साहित हो रही है, जबकि आपका औद्योगिकरण के विकास चरम स्तर पर है, जो कि हमने पहले ही कोट किया था। ये चरम स्तर पर या उच्च स्तर पर, उच्च स्तर, औद्योगिकरण उच्च स्तर, ये दूसरी विशेषता हो जाएगी। तीसरा, जैसे कि आज हमारे भारत में उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के लिए वही पुराना ढर्रा अपनाया जाता है, लेकिन विकसित देश की बात करें तो यहाँ पे उत्पादन के साधनों में किसका प्रयोग किया जाएगा? आधुनिक तकनीकों का। तो उत्पादन क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग हुआ। तो ये तो एकदम मेंशन हो रहा है कि तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है कहाँ पे? उत्पादन के क्षेत्रों में। अब चाहे वो इंडस्ट्री का उत्पादन हो रहा हो या फिर किसी कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तीसरा तीन विशेषता होगी। चौथी विशेषता के रूप में आप क्या बोल सकते हैं कि संसाधनों का, यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे भारत में तो हर बार ये कयास लगाए जाते हैं कि संसाधनों का समान वितरण नहीं है या विवेकशील पूर्ण वितरण नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे ही विकासशील देशों, विकसित देशों में आप देख सकते हैं कि संसाधनों पर सभी का न्यायपूर्ण एकाधिकार है, सभी का। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर विकसित देश के लिए? संसाधनों का उचित वितरण प्लस, संसाधन का उचित वितरण तो है लेकिन सभी को न्यायोचित अधिकार, ऐसा दिखाई देता है। अब मोटे मोटे रूप पर चर्चा करें, यही बिंदु तो आपको कोट करना है सिर्फ। और पांचवी विशेषता के रूप में देखेंगे तो पांचवी विशेषता और अंतिम विशेषता हो जाएगी, जो कि थोड़ा सा प्रशासन से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि सामान्य जन से यहाँ पे लोक सेवक जुड़े होते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं वो लोक सेवक से उनका सीधा संबंध होता है। जनता का प्रशासक से सीधा जुड़ाव इन द सेंस, मतलब उनको जो चीजें की आवश्यकता लग गई, जो वहां पे रिक्वायरमेंट है जनता के लिए, मूलभूत आवश्यकता है, वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है प्रशासक के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में जुड़ाव है। ऐसा मतलब नहीं कि आपस में मिलते रहते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री मिल भी सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जनता भी अपने आप को बहुत पीर समझती है यहाँ पर। ठीक है, तो फिर प्रशासक किस काम का? तो खुद ही प्रशासक बन जाती है। ठीक है, कहने की बात है सिर्फ, लेकिन जनता का प्रशासक से सीधा जुड़ाव होता है। ये मूल रूप से ये विशेषता दिखाई देती। अन्य भी कई सारी विशेषता है, जैसे कि अगर लिखें यहाँ पर छठी विशेषता के रूप में, पर कैपिटा इनकम क्या होगा? पर कैपिटा इनकम उच्च होगा। जब पर कैपिटा इनकम उच्च होगा तो हम क्या बोलेंगे? वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा? जीवन स्तर ऊंचा होगा। ऊंचा होगा मतलब आसमान नहीं छुएगा, ऊंचा होगा मतलब अच्छा होगा। ठीक है, तो जब पर कैपिटा इनकम अच्छा होना, जीवन स्तर उच्च होना। जीवन स्तर उच्च होना तो इसका मतलब क्या है? इनके पास स्वास्थ्य के लिए खर्चा है, स्वास्थ्य के लिए खर्चा कर सकते हैं, स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर ये व्यय कर सकते हैं, शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। अपनी अब मूलभूत आवश्यकता जैसे कि पेयजल सुविधा के लिए भी ये खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? मानव विकसित होगा। मानव कैसा होगा? विकसित, या मानव का विकास पूर्ण दिखाई देगा यहाँ पर। तो ये कई सारी विशेषता, मैंने आपको कम से कम बिंदु आपको कलेक्ट करना है, यही आपका सिनॉप्सिस काम आता है लास्ट में मेंस के समय। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस ऐसा नहीं कि महाभारत पढ़ने बैठ गए कि सर इसमें तो ये विशेषता तो और थी, इसमें ये और तो थी कई सारी और भी है। मैंने ये नहीं कहा कि बस यहाँ पे 6 पे समाप्त हो गया है, लेकिन आपको 5 मार्कर का भी ध्यान रखना है और 11 मार्कर में इन्हें एलोबरेट कर दीजिएगा। ये आपका 11 मार्कर बना देगा, 2 पेज में तो लिखना है आपको आंसर। इसलिए सोर्स का ध्यान रखना। सोर्स आपके पास चाहे ढेर सारा है, लेकिन उसको जब आप आउटपुट या फिर बाहर निकाल कर लाए तो उसको एक संक्षिप्त रूप में लेकर आना है। यही उपयोगिता आपको तब नजर आएगी जब आपके सामने मेंस खड़ा हो। ठीक है, मेंस खड़ा हो। सर, हाँ जी सर जैसे कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमारी इंडिया से ज्यादा है, हाँ जी। तो सर उसको अभी भी अल्प विकसित देश में क्यों रखा गया है? वहां पे बांग्लादेश को एक और चीज देखी जाती है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, किस आधार पर? ये अपन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना कर पा रहा है? बांग्लादेश को इस स्तर पर देखना पड़ेगा, भारत से कम सहयोग कर पाते हैं। देखिएगा आप आईएमएफ में जाकर देखिए, मतलब आईएमएफ की लिस्ट निकाल कर देखिए वहां पे किसका कितना सहयोग, फिर आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश का इंडिया से कुछ भी लेश मात्र भी सहयोग नहीं।
तो एक फैक्टर नहीं देखा जाता है, भूभाग भी देखा जाएगा, भूभाग के साथ जनसंख्या देखा जाएगा, जनसंख्या कितना अनुपात है, भारत में कितनी बड़ी जनसंख्या है। अगर देखा जाए, अगर पैसा ही देखा जाए तो पैसा तो भारत में इतना ज्यादा है कि अमेरिका भी पीछे रह जाए। ठीक है, पैसा तो बहुत है अपने पास, तो इस आधार पर तोला नहीं जाता है। कई सारी विशेषता देखने को मिलती है जो कि आपको मेनली इकोनॉमी में पढ़ा जाता है ये चीजें। ठीक है, तो इकोनॉमी जब शुरू करेंगे तो यही क्वेश्चन जो आपका है ये मैं ध्यान रखूंगा जरूर कि और भी कई विशेषता है जो कि विकासशील तथा अल्पविकसित श्रेणी में रखा जाता है। फिर आप तो वही कॉन्सेप्ट याद रखिए जो स्टार्टिंग में बताया था, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज एक चीज और बता दें आपको, जैसे कि हमने फिक्स नहीं होता है कुछ भी, फिक्स मतलब अब सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा, 10 मिनट के बाद वीडियो ऑफ हो सकता है, लेकिन हम फिर से रिज्वाइन करेंगे इसको, क्योंकि अगर 15 मिनट एक्सटेंड करना पड़े तो हम 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट तक हम क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फिर तुरंत आपको 15 मिनट के लिए फिर से आपको लोक प्रशासन की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा, आपको फिर से लिंक सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सीधा हम चर्चा करेंगे। अगर ये कवर हो जाएगा अपना 10 मिनट में, मुझे नहीं लगता 10 मिनट में हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर समस्या की बात करते हैं, आखिर विकसित देश में समस्या क्या दिखाई देती है, समस्या की बात करते हैं। ठीक है, समस्या के रूप में जैसे कि ठीक है यहाँ पर औद्योगिकरण तो हो रहा है, लेकिन भौतिकवाद बढ़ रहा है कि नहीं, वो बढ़ रहा है। भौतिकवाद क्या होता है, क्या होता है भौतिकवाद? भौतिकवाद ये होता है जैसे कि अध्यात्म से भटक गए हैं, अध्यात्म का इतना नहीं, ये कुछ भी नहीं मानता अध्यात्म, कोई भगवान कुछ होता है ऐसा नहीं। ये भौतिकवाद पहनावा पे विश्वास करते, खान पान पर विश्वास करते, खाना अच्छा से अच्छा खाना, हार्ड फूड, मतलब जैसे कि पहनावा अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए, रहन सहन अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीजें, इसका मतलब ये एक शानो शौकत में रहना चाहते हैं, उसी को कहा जा रहा है भौतिकवाद को। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समस्या के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन वहां के लोग इसको समस्या के तौर पर नहीं देखेंगे, तो समस्या है तो दिखेंगे। दूसरा बिंदु क्या हो सकता है कि यहाँ पर अधिक से अधिक, अगर बात की जाए, यहाँ अधिक से अधिक धन को कमाने की लालसा रहती है। क्या कहा जा सकता है, अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा। पहले मैं सारे बिंदु को लिख देता हूँ, फिर सारे शॉर्ट में समझा दूंगा। अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाभ प्राप्ति की इच्छा। ये पूंजीवाद की तो विशेषता ही सही। पूंजीवाद वाले राष्ट्र क्या चाहते हैं, अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं। ब्रिटिश लोग भारत में क्या करना चाह रहे थे, अपने आर्थिक हित को कभी भी बाधित नहीं होने दिया। जहां पे भी उनको आर्थिक हित बाधित हुए वहां तो उन्होंने कभी कदम नहीं रखा, इसका मतलब उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, और तीसरी विशेषता के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आपकी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है नहीं बढ़ता। जब औद्योगिकरण बढ़ रहा तो पॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रशासन की आप आवश्यकता लगेगी फिर। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम तीसरे बिंदु के तौर पर, पर्यावरण प्रदूषण। अब आपका एक काम होगा, क्या काम होगा, अब अभी खाली की रिपोर्ट देखिएगा, लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी रही है कि कौन से देश का, विकसित देश का पोल्यूशन में किसका कितना योगदान है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण में योगदान चाइना अमेरिका तो टॉप पर रहते ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर यहाँ का समाज के साथ पूंजीवादी यहाँ का समाज है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, श्रमिकों का शोषण किया जाता है। श्रमिकों का शोषण हो रहा है, किसके द्वारा की जा रहा है, पूंजीपति लोगों के द्वारा। ऐसा तो नहीं एकदम साफ सुथरी बात होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। पूंजीपतियों के द्वारा यहाँ पर भी श्रमिकों का क्या होता है, श्रमिकों का शोषण दिखाई देता है। क्लियर हुआ, देख लेना 6 मीटर तरफ ही। चलिए अब लास्ट वाला बिंदु देख सकते हैं, ये लोग जब भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहा था अपन अभी कि भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब ये अध्यात्म को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। तो यदि अध्यात्म में नहीं गए तो कौन से डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, अवसाद हिंदी में, या डिप्रेशन कह सकते हैं। तो डिप्रेशन में जाने का कारण भौतिकवाद को बढ़ावा दे रही है। तो साथ में अवसाद पर कौन नहीं जाएंगे, जो अगर अध्यात्म को स्वीकार कर लेंगे, जो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ जाएंगे, वहां पे अवसाद की स्थिति नहीं आएगी। लेकिन समस्या है अवसाद का होना, कारण भौतिकवाद। तो ये प्रमुख यहाँ पर समस्या दिखाई देती है, मेजर तो समस्या है। ठीक है, तो मेजर समस्या के तौर पर इन बिंदु को देख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर शॉर्ट में हम देखेंगे
फिर लास्ट में हम 15 मिनट की, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, वीडियो को मैं यहीं पर ब्रेक करके सिर्फ आपको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट में हम 2 बिंदु को और देखेंगे। 2 बिंदु कौन कौन से आपके? पहला बिंदु तो ये होगा कि अब लोक प्रशासन का विकसित देश में कैसी प्रॉपर्टी या कैसी विशेषता देखने को मिलती है, पहला तो ये देखना है। फिर दूसरा हमें देखना है कि लोक प्रशासन की आखिर भूमिका कैसी नजर आती है विकसित देश में। ये 2 बिंदु जैसे कवर हो जाएंगे, हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर आप एमपी का हिस्ट्री वाला क्लास शुरू करें। ठीक है, तो आप लोग अभी जस्ट विदिन 1 मिनट आपको फिर से ज्वाइन करना है। कितने लोग हैं आप? सब लोग हैं? सब लोग को व्हाट्सएप पे मैं लिंक शेयर करूंगा जस्ट अभी। ठीक है।